और अब खबरें विस्तार के साथ। सबसे पहले बात टाटा सन्स की। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे। आखिर चंद्रशेखर के इस फैसले के पीछे क्या वजह रही? टाटा सन्स के साथ उनका अब तक का सफर कैसा रहा? उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप में क्या बड़े बदलाव देखने को मिले? इस पर डिटेल में बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर। बिल्कुल 40 साल का जो सफ़र रहा है एन चंद्रा साहब का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। लीडरशिप पोजीशन जो है वहाँ पे स्टॉक्स में भी रिटर्न देखने को मिले और टाटा ग्रुप के जो मेजर डिसीजंस हैं वो भी पिछले कुछ समय में यहाँ पर आते हुए नजर आए। हालांकि जैसे कि आपने कहा, वो अपना पूरा टर्म 2027 फरवरी में पूरा करके यहाँ से एक विदा लेते हुए नजर आएंगे। अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। बोर्ड को उन्होंने सूचित कर दिया है कि वो अब इस पोजिशन से जो है अपना टर्म पूरा कंप्लीट करके रिजाइन करेंगे और जो बोर्ड है वो उनके उत्तराधिकारी की सर्च जो है वो शुरू कर दे और वहां पे हैंडओवर करता हुआ आपको दिखेगा। उनका यही कहना है कि फिर से नियुक्ति की उन्होंने मांग नहीं की है। 20 फरवरी 2027 को अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा करेंगे। और अगर उनके सफर पर नजर डालें तो एज ए इंटर्न उन्होंने शुरू किया था 1987 में। टीसीएस के इंटर्नशिप से उन्होंने शुरू की थी। फिर 2009 से 2017 के बीच टीसीएस के सीईओ और एमडी के पद को उन्होंने संभाला और उस दौरान देखे तो टीसीएस में अच्छा खासा स्टॉक रिटर्न भी देखने को मिला और जो ग्रोथ कंपनी की आई है वो भी सिग्निफिकेंट आपको दिखेगी। फरवरी 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैनशिप उनको मिली थी, उनको नियुक्त किया गया था और उसके बाद लगातार बड़े डिसीजंस ग्रुप में आते हुए नजर आए। सारे डिसीजंस पे एक बार नजर डालें तो वन टाटा स्ट्रैटेजी जो है सारी ग्रुप कंपनीज के लिए एक स्ट्रैटेजी हो टाटा ग्रुप की, वो लागू किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था यह सारी ग्रुप कंपनीज के लिए। इक्वलिटी यहाँ पर आती हुई दिखी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स चिप सेमीकंडक्टर में बड़ा निवेश यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई इनके लीडरशिप में। साथ ही साथ ईवी बैटरी और गीगा फैक्ट्रीज पर भी जो है टाटा ग्रुप की तरफ से काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुए, केपेक्स हुए, जिनका आउटकम आपको आने वाले साल में समय में नजर आएगा। डिजिटल में भी फोकस करते हुए नजर आए। टाटा नियो, बिग बास्केट, 1mg की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिले और रिटर्न्स के तौर पर भी आपको नजर आएगा। स्टॉक प्राइस में तेजस नेटवर्क इंटरेस्टिंगली के जरिए डिफेंस और 5G पर भी इस ग्रुप ने फोकस किया है। अब मार्केट कैप की बात करें तो एन चंद्रा साहब के लीडरशिप में मार्केट कैप 2025 में एक पीक लेवल पे पहुंचती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ के आसपास टाटा ग्रुप कंपनीज की मार्केट कैप पहुंच गई थी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज FY26 के देखे तो ऑलमोस्ट 16.25 लाख करोड़ के आपको नजर आएंगे। मुनाफे की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ का ग्रुप का मुनाफा पहुंचते हुए दिखा है। हालांकि थोड़ा कूल ऑफ हुई है ग्रुप कंपनीज की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 20% के आसपास कूल ऑफ देखने को मिला है अपने पीक से। लेकिन आज इस खबर के बाद ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो उड़ता हुआ नजर आया। लेकिन स्टॉक रिटर्न सिग्निफिकेंट है पिछले कुछ समय में। 2017 से जब से उन्होंने ज्वाइन किया है जनवरी से, वहां से स्टॉक रिटर्न्स देखे तो आपको काफी अच्छे नजर आएंगे। टीसीएस हालांकि 100% का रिटर्न इसने स्टॉक ने दिया है क्योंकि पिछले कुछ समय में यहाँ पे एरोड भी होते हुए नजर आए, इसकी वजह से आपको 100% का रिटर्न नजर आ रहा है। ट्रेंड 2100% का रिटर्न, टाइटन देखें तो ऑलमोस्ट 1300% के रिटर्न दे चुका है। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कंज्यूमर में भी आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न नजर आएंगे। इंडियन होटल्स इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली और यहाँ के रिटर्न देखें तो 600% से ज्यादा के देखने को मिले। टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कम्युनिकेशन की भी बात करें तो वहां पर भी आपको 300 से 400% तक के रिटर्न 2017 से लेके अब तक देखने को मिले। तो पीक पहुंचा था 2025 में। हालांकि ग्रुप कंपनीज के रिटर्न्स कैपिटलाइजेशन 20% नीचे नजर आएगी पीक लेवल से, लेकिन मेजर डिसीजंस यहां पर लिए। एविएशन, एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के पास आते हुए नजर आया। 40 साल का सफर फरवरी 2027 में खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो एक इंटर्न के तौर पे शुरू हुआ सफ़र 40 साल तक चला और ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर भी लंबे वक्त तक कमान संभाली। डिटेल्स नुपुर बताई रही थी कि इस दौरान कंपनी के प्रदर्शन कैसे रहे, लेकिन क्या कहें, इसे एंड ऑफ एन ईरा ही कहें। रतन टाटा के बाद एक ऐसा नाम जिसने कंपनी को डे 1 से सर्व किया और 40 साल के अपने इस कैरियर में बहुत कुछ किया और फाइनली जैसा हम लिख रहे हैं टाटा को एन चंद्रशेखर का बाय बाय हो गया और 2027 फरवरी में अपना पद छोड़ देंगे। और कुछ खबरों की तरफ रुख करेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर सेबी की तरफ से। सेबी चेयरमैन तुहीन कांत पांडे ने कहा है कि सेस में किसी छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं। सेस की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े
गैस एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकें तो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहजता की कमी है। तो यहाँ पर सभी चेयरमैन कह रहे हैं कि थोड़ी कैश के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है और पूरी नजर है उनकी उसके ऊपर और वो पारदर्शी भी है। अब बात करेंगे संसद की। संसद में जारी हंगामे के बीच आज एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जमकर वार पलटवार हुआ है। अमित शाह ने साफ कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे। वो सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर यह कहकर पलटवार किया कि उन्हें शाह को लेक्चर नहीं सुनना है, वो ये बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई। स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. तो गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की चुनौती दी है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जवाबदेही की जिद पर अड़े हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। जुड़िए जरूर हमारे साथ शाम 7:57 पर। शाह ने तोड़ी चुप्पी, राहुल की क्या नीति? चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। एनजीओ की विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून में बदलाव के लिए एफसीआरए बिल इस सत्र में पारित नहीं हो सका। इसे विरोध के बाद संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है। आखिर किस मुद्दे पर विवाद था और अब क्या होगा, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है, क्या है इस बिल में और जेपीसी में भेजने की नौबत क्यों आई? देखिए, सरकार तो इस बिल को इसी सत्र में पारित कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष का काफी ज्यादा विरोध था और इस विरोध को देखते हुए सरकार ने अब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला लिया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और इसमें दोनों पक्ष के सदस्य होते हैं। सत्ता पक्ष के भी सदस्य होते हैं, विपक्ष के भी सदस्य होते हैं और जो टाइमलाइन रखा गया वो ये है कि शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिर कार्रवाई के दिन में जो है इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर सरकार जरूरत समझती है तो फिर इसमें बदलाव करेगी। बदलाव करने के बाद फिर इस बिल को पारित करने की कोशिश करेगी। तो यानी फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है एफसीआरए बिल। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाद इस पर काफी ज्यादा था। विवाद इस बात को लेकर था कि जो एनजीओ हैं, जो संस्थाएं हैं, अगर विदेश से फंडिंग लेती हैं, अगर किसी कारणवश उनके उस संस्था का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या फिर रद्द हो जाता है और रिन्यू नहीं किया जाता है, तो वैसे के मामले में इस संस्था से जुड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो संपत्ति होगी,
वो संपत्ति एक अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी। वो अथॉरिटी इस संपत्ति को बेच सकती है, वो अथॉरिटी इस संपत्ति का मैनेजमेंट कर सकती है, वो चाहे तो वो अथॉरिटी अपने कब्जे में इस संपत्ति को रख सकती है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर ज्यादा उठ गया कि मान लिया जाए जिस संस्था की संपत्ति को आप रख रहे हैं, अपने पास अथॉरिटी रख रही है, वो अगर कोई चर्च है या फिर धार्मिक संस्था है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे इस बिल में प्रावधान किया गया है ऐसे मामले में जो धार्मिक नेचर है वो उस संपत्ति का बनाकर रखा जाएगा, धार्मिक स्थल का धार्मिक स्वरूप बनाए रखना होगा। ये बिल में प्रावधान सरकार हालांकि कर चुकी है। इसमें एक और चीज है कि ऐसी संस्था के खिलाफ जांच करने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसमें जेल की जो अधिकतम सीमा 5 साल थी उसे घटाकर 1 साल कर दिया गया है। लेकिन जो पहला पॉइंट आपको मैंने कहा संस्था की संपत्ति से जुड़ा हुआ पॉइंट था, उसको लेकर विवाद काफी ज्यादा है और अब लगता है कि शायद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब इस मामला आएगा तो शायद कुछ बीच का रास्ता निकालता हुआ कमेटी देखे और फिर सरकार इस पर विचार करे। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए लक्ष्मण। और यहाँ विकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट मामले में मुख्य पायलट के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद अब जांच का फोकस पायलट की गतिविधियों के इर्द गिर्द है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी AAIB ने दोनों पायलट्स के अलावा क्रू पैसेंजर्स को भी तलब किया है ताकि ये जाना जा सके कि फ्लाइट के पहले के कुछ घंटों में पायलट की किस तरह की गतिविधियां रही। पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जिस पूरी जांच का मुख्य फोकस अब काफ़ी हद तक जो मुख्य पायलट है उसके एक्शंस के इर्द गिर्द घूम रहा है, खासतौर पे इसलिए क्योंकि एक तरफ तो जो डोप टेस्ट है उसमें मुख्य पायलट जो है वो फेल हो चुका है, मैरिजुआना के इस्तेमाल की पुष्टि हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो आई विटनेसेस का अकाउंट है, जो बहुत सारे पैसेंजर्स ने जिस तरह की बातें कही हैं उसमें भी काफ़ी हद तक क्वेश्चनेबल है जो एक्शन रहा है ऑपरेशन फ्लाइट ऑपरेशन के समय पायलट का, उस पर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। तो इन सभी पहलुओं की जांच एजेंसी AAIB कर रही है और जो सूत्र बता रहे हैं कि अब दोनों पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। AAIB का कहना है कि वो टेक्निकल, ऑपरेशनल्स, मेडिकल और ह्यूमन फैक्टर इन सभी एस्पेक्ट की जांच कर रही है। लेकिन अब चूंकि डोप टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है तो बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो पायलट्स के एक्शंस के इर्द गिर्द है। इसके अलावा जो क्रू थे, जो पैसेंजर्स थे, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। साथ ही उन क्लेम्स की भी जो है जांच की जाएगी जिसमें कहा गया है कि जो फ्लाइट ऑपरेशन के समय जो मुख्य पायलट था वो नियंत्रण की स्थिति में बिल्कुल नहीं था, उसको भी क्रॉस वेरीफाई करेगी AAIB जो आई विटनेसेस है उनके जरिए। और साथ ही जो कॉकपिट में किस तरह की बातचीत हुई है उस पर भी नज़र बनी हुई है। तो अगले कुछ समय जो है, अगले कुछ दिन जो है इस पूरे जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अनुमान यह है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो 15 दिन में आ जाती है और जो मुख्य रिपोर्ट है उसको आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। लेकिन अब जो फोकस है इस डोप टेस्ट के आने के बाद वो काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। जी शुक्रिया। और इसी के साथ आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।